Welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 38 of the lecture series of daily 10 questions. जून 2013 का पेपर 2 आज हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जून 2013 का पेपर 3. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंटामाउंट टू अब्सेंस ऑफ टैक्सेशन. ऐसी कौन से ऑप्शंस हैं जो सिमिलर हैं. टेंटामाउंट का मतलब होता है सिमिलर टू अब्सेंस ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन जहां पे क्या होती है, एब्सेंट होती है, टैक्स नहीं है. ऑप्शन ए हमें क्या गिवन है, शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स. ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है, टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन. ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है, इवेजन ऑफ टैक्स. एंड ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है, टैक्स कैपिटलाइजेशन. तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिमिलर है टू द एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन. सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने से पहले हर चीज़ में हर एक ऑप्शन को समझना चाहिए. अगर आपको हर एक ऑप्शन के मतलब बताएं तो आप आसानी से जो है वो करेक्ट आंसर कर सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे समझे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है. प्रोड्यूसर जो है वो बायर पे शिफ्ट कर रहा है ना. टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, एक डाटा को ऑर्गेनाइज करने की. ठीक है. इवेजन ऑफ टैक्स की बात करें तो इवेजन ऑफ टैक्स किस में आ जाएगा, टैक्स क्या हो रहा है, इवेड हो रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ की चोरी हो रही है. टैक्स कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है, आपकी कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो आपकी टैक्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. टैक्स कैपिटलाइजेशन में आपको टैक्स तो देना ही है, एब्सेंस तो हो नहीं रही है. टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन का इनमें से कोई लेना देना है नहीं. शिफ्टिंग ऑफ टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पे कोई ना कोई तो पे कर ही रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो बायर हो. समझते हैं इवेजन ऑफ टैक्स के बारे में. सो इवेजन ऑफ टैक्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. टैक्स इवेजन इज द यूज ऑफ इलीगल मीन्स टू अवॉइड पेइंग योर टैक्स. टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, आप इलीगल तरीके से बच रहे हो टैक्स को पे करने से. सो टैक्स इवेजन अकर व्हेन द टैक्स पेयर आइदर इवेड असेसमेंट और इवेड पेमेंट. या तो वो पेमेंट करते वक्त कुछ घपला कर रहा है या वो असेसमेंट में ही कोई ना कोई गलती कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, इफ समवन ट्रांसफर एसर्ट टू प्रिवेंट द IRS फ्रॉम डिटरमाइनिंग, इंडियन रेवेन्यू सर्विस अगर उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं और कोई बचने के लिए अपनी टैक्स असेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी नहीं पता चलती है कि कितनी है. यही एग्जाम्पल है किसका, इवेडमेंट का, इवेजन का, टैक्स के इवेजन का. सो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट होगा. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज within the jurisdiction of state as enumerated in list 2 of the schedule 7th of the constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 में ऐसा कौन सा टैक्स है जो स्टेट के अंडर आता है. इसमें हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, प्रीवियस ईयर का ही था, जिसमें था सेंट्रल के अंडर कौन सा टैक्स आता है. अब बात आ रही है यहाँ पे स्टेट की. सो ऑप्शन ए हमें क्या है, टैक्सेस ऑन रेलवे फ्रेट एंड फेयर. बी क्या है, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट. ये ऑप्शन पहला भी था जो सेंट्रल में आता है. रेलवे की बात करें तो वो भी सेंट्रल के अंडर आती है. रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये भी जो है सेंट्रल के अंडर आता है. नेक्स्ट है हमारा टैक्सेस ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, बैटिंग, गैबलिंग, ये सब स्टेट के अंडर आता है. उसके बाद भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बताती हूँ कि कौन कौन से टैक्स जो हैं वो स्टेट के अंडर आते हैं. तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो अधिकतर नेट के एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, जिसमें पहला थिएटर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, सिनेमा, ये आते हैं. बैटिंग, गैम्बलिंग, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, पिलग्रिमेजेस, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स. ये सब किस में आते हैं, स्टेट में आते हैं. सो ऑप्शन हमारा डी जो है वो इसमें करेक्ट होता है, दैट दिस टैक्स ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट विच इज एनुमरेटेड इन लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलीफ फ्रॉम डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स, ये भी जो है वो स्टेट में ही आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोहिन क्लार्क, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है. कोहिन क्लार्क हैज आर्ग्यूड दैट फॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द सेफ अपर लिमिट ऑफ टैक्सेशन इज.
कोलिन क्लार्क ने किस चीज़ पे आर्ग्यू किया है कि कई सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, उनके लिए अपर लिमिट जो है टैक्स की कितनी होनी चाहिए, वो सेफ है। ऑप्शन है ए हमें क्या गिवन है 40%, ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है 30%, ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है 25% और ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है 20% ऑफ नेशनल इनकम। हम ये समझते हैं कि कोहिन क्लार्क ने कितनी सजेशन दी है। तो कोहिन क्लार्क के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उन्होंने बोला है 25%, और ये उन्होंने अपनी एक बुक वेलफेयर एंड टैक्सेशन में बोला है कि 25% नेशनल इनकम का पार्ट ही टैक्स की लिमिटेशन होनी चाहिए, ये अपर लिमिट है। और अगर हम इसका रीज़न जाने तो रीज़न क्या होता है, जब हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, गुड्स की शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेशन होता है मार्केट में। इसलिए इन्फ्लेशन को और हमारी जो करेंसी की वैल्यू की डेप्रिसिएशन है उसको रोकने के लिए हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 25% से लिमिट क्रॉस कर जाती है। इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अपर जो लिमिट है, सेफ अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। और इसके बारे में उन्होंने किस में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है वेलफेयर एंड टैक्सेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कैन बी शिफ्टेड ईजली, इनमें से कौन सा टैक्स है जिसे हम आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ए क्या है हमारा, लंप सम टैक्स इम्पोज्ड ऑन द मोनोपोलिस्ट। बी क्या है हमारा, टैक्स इम्पोज ऑन रेजिडेंशियल हाउस। सी क्या है हमारा, कैपिटल गुड्स मेंट फॉर सेल। और डी क्या है हमारा, सक्सेशन ड्यूटी। तो कौन सा टैक्स है जो हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मोनोपोलिस्ट की बात है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगा है तो उस मोनोपोलिस्ट बंदे को, मोनोपोली में जो काम कर रहा है मोनोपोलिस्ट, उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल हाउस की बात आ जाए, अगर मेरा घर है तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट तो कर नहीं सकती। तीसरा, कैपिटल गुड्स मेंट फॉर सेल, अगर मैं कैपिटल गुड्स सेल कर रही हूँ तो जो जिस बंदे को भी करूँगी उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक है जिसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। चौथा है सक्सेशन ड्यूटी, वो भी उसको ही देनी पड़ेगी। सो टैक्स शिफ्टिंग का हम मतलब समझते हैं। टैक्स शिफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफरिंग सम और ऑल ऑफ द टैक्स बर्डन ऑफ एन एंटिटी टू अनदर, एक से दूसरे पे या तो टैक्स का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा टैक्स जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि सब्सिडरी अपनी पेरेंट फर्म पे करती है, जैसे कि प्रोड्यूसर या सप्लायर कंज्यूमर में करता है। सो द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेस्ट ऑन द पर्सन हुज रियल नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय द टैक्स, तो ये उसी पर्सन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि कौन सा टैक्स जो है हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, कैपिटल गुड्स मेंट फॉर सेल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें गिवन है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ मीन एंड वेरियांस है 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियांस कितना है 54। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सम कितना हमें दे रखा है 15 और वेरियांस हमें कितना दे रखा है, मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी दे रखी है 54। अगर हम सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन हमारा है NP, ठीक है। वेरियांस की बात करें तो वेरियांस हमारा कितना है NPQ, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर हम इसका सम करते हैं NP प्लस NPQ करते हैं, सम करते हैं तो कितना है 15 क्वेश्चन में गिवन है, और अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं NP मल्टीप्लाई NPQ तो वो कितना है हमारा 54। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कहता है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कहता है उसी हिसाब से चला करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं फॉर्मूला NP माइनस NPQ का स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं दोबारा। इससे हम कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, NP माइनस NPQ का होल स्क्वायर, ये निकल गया। अगर हम इसको फर्दर आगे करें तो ये कैसे निकलेगा, NP प्लस NPQ का होल स्क्वायर माइनस 4N स्क्वायर P स्क्वायर Q। इस फॉर्मूले का ये A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना। तो बस हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है
एन पी प्लस एन पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 15, तो पुट कर देते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हमें एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू कितना गिवन है 54 गिवन है। अब ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू कैसे आया वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारा क्या था कि एन पी और एन पी क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना गिवन है 54 गिवन है ना। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू, यही हमने किया है। हमने क्या किया है, यही किया है इसको। सो समझते हैं इसको आगे। हमने क्या किया है, एन पी प्लस एन पी क्यू का स्क्वायर माइनस जो हमने फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड किया है 4n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू, ये किया, फॉर्मूले में पुट किया कि इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू हमें कितना दे रखा है 54। अब इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 4 इंटू 54 क्या आएगा 216। इसको माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आया 9। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी एन पी माइनस एन पी क्यू का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, 9 आ गई। हमें क्या निकालना है एन पी माइनस एन पी क्यू। अब ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 9 बनेगा, अंडर रूट 9 कितना होगा 3। तो एन पी माइनस एन पी क्यू कितना आ गया है 3। हर एक वर्ड का, हर एक स्क्रीन का ना स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप खुद सॉल्व करके देखना, और तब भी प्रॉब्लम आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगी अगली वीडियो में। ठीक है, एन पी माइनस एन पी क्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाओ तो क्वेश्चन में हमें एन पी प्लस एन पी क्यू इनका सम कितना दे रखा था 15, और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो एन पी माइनस एन पी क्यू का डिफरेंस कितना आया है हमारा 3। तो यहाँ से अगर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो कैसे कर सकते हो, हमें एन पी माइनस एन पी क्यू कितना गिवन है 3 गिवन है, एन पी प्लस एन पी क्यू हमें कितना गिवन है 15 गिवन है। अगर आप यहाँ पे साइन चेंज करो तो साइन चेंज करके ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 NPQ आ जाएगा, 3 में से 15 गए तो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो NPQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। अब NPQ की अगर वैल्यू आपकी 6 आ गई तो इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो, NPQ 6 है तो NP कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। NP अब हमारा कितना आ गया 9 और NPQ कितना आ गया 6। तो इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो n की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, NPQ डिवाइडेड बाय NP। NPQ हमारा कितना है 6 और NP कितना है 9, तो कितना आ गया 2/3, NP से NP कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगर हमारे Q की वैल्यू 2/3 आ गई तो आपको पता होगा P किसके इक्वल होता है 1 माइनस Q के इक्वल, तो क्या निकलेगा 1 माइनस Q की वैल्यू क्या है 2/3, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1, 1/3। अब प्राइस की वैल्यू P की वैल्यू जो है 1/3 आ गई, और हमें पता है कि NP हमारा 9 निकला है, NP हमारा 9 है तो N इंटू P कितना है 1/3 इज इक्वल टू 9, तो N कितना आ जाएगा हमारा 3 9 जा 27, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट 27, तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी निकली 27, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, इफ आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड BYX and BXY आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स y ऑन x एंड x किस पे है y पे, तो हमारे जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो r की वैल्यू क्या होगी, समझते हैं इस क्वेश्चन को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है हमारी रिग्रेशन कोफिशिएंट की, और प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत बार आता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपसे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसेंटली जुलाई 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ कौन सा। सबसे पहले समझते हैं कि पहली प्रॉपर्टी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वो क्या है। पहली
पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं वो किसका है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का ही ज्योमेट्रिक मीन है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सेकेंड बात करें तो सेकेंड कौन सी है, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइन। दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो अलजेब्रिक साइन होगा वो सेम होगा। तीसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सेम साइन होगा जैसा किसका साइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। मतलब क्या है, अगर हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव निकलेगा। और अगर हमारा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो हमारा आर जो होगा वो भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसमें, अगर हमारा इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड ऑन एक्स, अगर वाई ऑन एक्स हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो एक्स ऑन वाई हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट लेस देन 1 ही होगा, ताकि दोनों का सम जो आए वो 1 ही आए, ताकि जो हमारा आर की वैल्यू निकले वो 1 से ज़्यादा ना हो। और फिफ्थ अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। ये जो है किसके इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा किसके, हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट बट चेंज इन स्केल डज इफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब जो ये हमारा 6th प्रॉपर्टी है ये हमारी ऑलरेडी एक और पेपर में आ चुकी है, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ पहली प्रॉपर्टी पूछी थी, लेकिन मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसलिए ही एक्सप्लेन की है क्योंकि प्रॉपर्टीज से बार बार क्वेश्चन आता है। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे आर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन डी अंडर रूट पी एक्स वाई एंड अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ची स्क्वायर टेस्ट पे डिपेंड है, ये इस पे भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ची स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू टेस्ट, जो ची स्क्वायर टेस्ट है वो किसके लिए टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमें गिवन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन बी हमें गिवन है एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ऑप्शन सी हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, और ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन। दो निकाले हैं, दोनों ही अलग अलग पॉपुलेशन से निकाले हैं, दो मीन निकाले हैं, दो मीन का डिफरेंस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम पॉपुलेशन से निकाला है। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल से एसोसिएटेड है या फिर ये वेरिएंस के एनालिसिस को चेक करता है। तो अगर हम ची स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बाय द सोशल साइंटिस्ट टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल, दो क्वालिटेटिव वेरिएबल के रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए। So the test is performed under the assumption that there is no association between the variable concerned. High value of chi square show the presence of association between the variable और low value show absence of association. High value अगर chi square की है तो वो show करती है कि association की presence है variables के बीच में, और अगर हमारी लो वैल्यू आती है तो ये शो करती है कि एब्सेंस है एसोसिएशन की। तो अगर हम क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ची स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैंडम सैम्पलिंग इंप्लाइज दैट, रैंडम सैम्पलिंग क्या इंप्लाई करती है, ए ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड पर्पसिवली, ऑप्शन बी द ऑब्जर्वेशंस आर सेलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, ऑप्शन सी द ऑब्जर्वेशंस आर सेलेक्टेड इन एडहॉक मैनर, और ऑप्शन डी क्या है, द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन क्लस्टर। तो कई तरीके की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज्ड होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग भी होती है।
अगर हम सैम्पलिंग को कैटेगराइज करें तो दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये टेक्निक है जिसमें हम ये दो टेक्निक्स को लेके चलते हैं, दो कैटेगरी को लेके चलते हैं। तो अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग इज ए पार्ट ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच सैंपल हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। प्रोबेबिलिटी सबकी है, अगर पॉपुलेशन है तो हम रैंडमली किसी को भी पिक कर रहे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। सो अ सैंपल चूजन रैंडमली इज मेंट टू बी अनबाइज्ड, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सबके पास चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग इंप्लाइज दैट सो द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, एक तरीके से सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्पज से कर रही हूँ, पर्पजिव कोई सैम्पलिंग नहीं हो रही है, ना ही एडोक मैनर, ना ही हैप्पैजार्ड मैनर में कि ऐसे ही किसी को भी उठा लिया है, और ना ही हम कोई क्लस्टर कोई ग्रुप बना के जो है वो सैंपल्स ले रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 49th क्वेश्चन, जो बेस्ड है हमारे किस पे, मैचअप पे। अब जो ये मैचअप गिवन है उसमें हमें लिस्ट 1 में दे रखे हैं कोफिशिएंट्स और लिस्ट 2 में दे रखे हैं इनके फॉर्मूलेज, इनके साइन कैसे होते हैं, कैसे ये निकलते हैं। तो अगर हम चलें इसमें तो पहला हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो वो किस फॉर्मूले से होता है, तो वो अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या होता है, ये होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है। और कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस की बात करें तो उसका क्या होता है, ये होता है। अब ये सारे साइन कौन कौन से साइन हैं, ये साइन है मीन के, मीन क्या, ये वेरियांस का देखें तो वेरियांस का क्या है, ये मीन्स वेरियांस के साइन है, ये क्वेश्चन है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती कि हम इस तरीके से याद कर ले। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो तो आपको पता होता है कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर हम दोबारे देखें तो दोबारे क्या देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कौन सा है, दिस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है दिस। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन, और कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस की बात करें तो ऑप्शन ए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीक्वेंस बनती है वो बनती है 3, 4, 2 एंड 1। तो 3, 4, 2, 1 देखते हैं कहाँ पे है, ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा एजर्शन और रीजन पे। यहाँ पे हमें एजर्शन और रीजन क्या दे रखी है, एजर्शन हमें गिवन है फिशर्स इंडेक्स इज एन आइडियल इंडेक्स। फिशर इंडेक्स जो है वो आइडियल इंडेक्स माना जाता है, और इसकी रीजनिंग क्या दे रखी है, फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो अगर हम रीजन की बात करें तो ये रीजन पे ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि फिशर इंडेक्स टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और फिशर इंडेक्स आइडियल इंडेक्स है या नहीं है। नीचे आपके 4 कोट्स गिवन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स क्यों बोला जाता है, फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स तो बोला जाता है, लेकिन उसके क्या क्या कारण हैं। फिशर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फिशर इंडेक्स होता है अंडर रूट किसका, लेस्पियर इंडेक्स नंबर का और पाश्चे इंडेक्स नंबर का। ठीक है, दोनों का ही अंडर रूट कहलाया जाता है कौन सा, फिशर्स इंडेक्स नंबर। अब फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन एवरेजिंग परसेंटेज एंड रेशो। जो हम ज्योमेट्रिक मीन ये निकाल रहे हैं इसमें हम परसेंटेज का एवरेज, रेशो का एवरेज दोनों का निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज का ही निकाल पा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशो का ही निकाल पा रहे हैं, दोनों का निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो लेस्पियर और पाश्चे, यहाँ पे करंट ईयर बेस ईयर दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए इसको आइडियल बोला जाता है। तीसरा, इट सेटिस्फाइज सर्टेन मैथमेटिकल टेस्ट, जैसे कि ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों ही टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करता है।
इसलिए फिशर्स इंडेक्स जो है वो आइडियल इंडेक्स बोला जाता है। तो अगर हम अपने कोट्स में देखें तो ए और आर हमारे दोनों ही ट्रू हैं और आर हमारी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Thank you everyone. If you find it helpful, then please like, share and subscribe. Please take care, be at home, stay safe and stay healthy.